तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों का, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। छोटा सा चैप्टर था, बोर्ड ने काट के उसको और छोटा कर दिया है, लेकिन इससे सवाल ज़रूर आता है। इसके दो चीज़ें इससे पूछी जाती हैं। एक तो इसमें एक न्यूमेरिकल आ सकता है इससे, और एक इसमें से जो अक्सर आता है वो उसके यूज़ आ जाते हैं इसके किसी पार्ट के, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे आपसे। तो सबसे पहला आप ये समझ लीजिए, दे आर डिस्कवर्ड बाई हर्ट्स। वही हर्ट्स हैं जिन्होंने फ्रीक्वेंसी की यूनिट जिनके नाम पर है हर्ट्स, इन 1885। सबसे पहले इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया था बेसिकली। अगर मैं कहूँ लिटरेचर में तो इनका जिक्र मिलता था पहले भी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो सबसे पहले डिस्कवर किया इनको वो हर्ट्स ने किया था। दे आर द हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑस्किलेटिंग एंड प्रोपेगेटिंग इन ए मीडियम। अगर आप इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम जानते हैं अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड आपका वेरिएबल है, देन इट विल प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल ही होगा। ये बात हमें बताई थी फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से, हमें ये बात पता है। ऑन द अदर हैंड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल हो, ये एरो का निशान मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, देन इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑल्सो अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैक्सवेल ने बताया था हमें, और मैक्सवेल का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। वो पोर्शन ही आपके चैप्टर से डिलीट कर दिया गया, वरना हम उस पर भी बात करते। अब मैक्सवेल ने ये कहा कि जब भी कोई एस्केलरेटेड चार्ज होता है, एस्केलरेटेड चार्ज, नॉट स्टैटिक चार्ज, नॉट अ मूविंग चार्ज, इट शुड बी एन एस्केलरेटेड चार्ज। ओके, जब भी कोई एस्केलरेटेड चार्ज कहीं पर होता है तो उसके अंदर से एक तरह का रेडिएशन बाहर जाता है, और उस रेडिएशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। एस्केलरेटेड चार्ज के लिए आप एक ऑस्किलेटिंग चार्ज भी कंसीडर कर सकते हैं। एस्केलरेटेड चार्ज, एस्केलरेटेड जो चार्ज होगा आपका, विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एस्केलरेटेड जो चार्ज होता है, इट इज बेसिकली ऑस्किलेटिंग चार्ज जो होगा वो इसी तरह से बिहेव करता है एस्केलरेटेड चार्ज की तरह। तो जब भी कहीं एक ऑस्किलेटिंग चार्ज होता है, चार्ज ऑस्किलेट कर रहा है, तो उसके अंदर से एक रेडिएशन निकलता है, उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। सबसे पहले मैंने बताया जैसे कि इसको हर्ट्स ने डिस्कवर किया था, लेकिन हर्ट्स ने जिनको डिस्कवर किया था वो लॉन्ग वेवलेंथ थी, माइक्रोवेव के ऑर्डर की, रेडियो वेव के ऑर्डर की। उनकी जो वेवलेंथ थी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनको हम लॉन्ग वेव कहते हैं। 7 साल बाद एक इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने, जो कलकत्ता के थे, जो कलकत्ता कहा जाता था उस ज़माने में, उन्होंने शॉर्टर वेवलेंथ के लिए भी सक्सेसफुली इनको डिस्कवर और ऑब्जर्व किया। तो जगदीश चंद्र बोस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। जगदीश चंद्र बोस, जेसी बॉस, इनको हम लिख देते हैं शॉर्ट में। अच्छा साहब, इसी वेवलेंथ को या इन्हीं वेव्स को यूज़ करके एक इटली के एक साइंटिस्ट थे, और आपने हम श्योर उनका नाम सुना होगा, जो रेवोल्यूशन लेके आए थे इस फील्ड में, मार्कोनी। मार्कोनी एक साइंटिस्ट थे, आपने ज़रूर इनका नाम सुना होगा, इटली के थे, और इन्होंने इन वेव्स को यूज़ करके इनको ट्रांसमिट किया ओवर ए डिस्टेंस ऑफ फ्यू किलोमीटर। कुछ किलोमीटर तक की दूरी पे इन्होंने एक इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेज के देखा। वो पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट था ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। जो आजकल आप देखते हैं ना, हर चीज़ वायरलेस पे बेस्ड है, उनमें सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम कर रहे हैं। आपके टीवी के रिमोट में, आपके हाई-फाई रिकॉर्ड्स में, आपकी वीडियो रिकॉर्ड्स में, आपकी लेज़र सर्जरी में, आपकी चारों तरफ जो रेडिएशन है, लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपके चारों तरफ सैटेलाइट, मोबाइल का कनेक्शन, सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बेस्ड है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी, और ये एक ऐसी वेव होती है जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइंड होते हैं। बेसिकली इनका नेचर जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है। अब ट्रांसवर्स नेचर कैसा होता है, आपने 2 तरह की वेव्स पढ़ी होंगी। तो ट्रांसवर्स वेव्स उन वेव्स को कहा जाता है कि जब वो किसी मीडियम से पास होती हैं तो उस मीडियम के पार्टिकल उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑस्किलेट करते हैं, जस्ट लाइक वाटर वेव ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। आपकी वाटर वेव इस तरह से बाहर की तरफ आती है और वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे
ऑस्किलेट करता है। तो पार्टिकल का ऑस्किलेशन वेव ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो उनको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो द ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये है कि ये कुछ इस तरह से चलती हैं। मान लीजिए कोई वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और ये आपकी सपोज करिए ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एंड लेट अस अज्यूम इट इज़ योर एक्स एक्सिस, और आपकी जो वेव है वो कुछ इस तरह से चलती है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, लेकिन इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा? मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इसी के साथ चलता है, इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उधर था तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो सकता है, और ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो सकता है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को एक वेक्टर से डिनोट किया जाता है जिसको हम वेव वेक्टर के कहते हैं। तो के इज गोइंग टू डिनोट और डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। E is basically the component of electric field in the electromagnetic wave and B is the component of magnetic field in the electromagnetic waves। तो ये दो तीन चीजें हैं E, B and K। तो आप इन तीनों चीजों को समझ लीजिए। E, B और K तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर आपकी वेव चल के जाएगी। तो अगर आप ये एज्यूम करें कि इस तरह से एक वेव है और आपकी वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन अगर ये है, तो या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन एट द पर्टिकुलर इवेंट for all events they should be perpendicular to each other and they should be perpendicular to the direction of the propagation। तो इस तरह से आपकी वेव आगे की तरफ जा रही है। डायरेक्शन ऑफ द वेव कैन बी फिक्स्ड, लेकिन आपका ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये था और ये मैग्नेटिक फील्ड था आपका, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ई इधर था, बी इधर था, बाद में बी इधर हो गया, ई इधर हो गया। तो ये दोनों रैंडमली एक दूसरे के साथ ऑस्किलेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका जो के है इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, यानी कि वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में उसकी इक्वेशन फिक्स रहेगी, उस डायरेक्शन में उसकी मोशन जो है वो फिक्स रहेगी। अब चूंकि ये एक वेव है तो वेव के बारे में ये होता है कि आपकी कोई इक्वेशन भी होनी चाहिए। जैसे साउंड वेव के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा, उनकी एक इक्वेशन होती है y = a sin ωt। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी एक इक्वेशन हुआ करती है, और वो इक्वेशन जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखी जाती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी जो इक्वेशन होगी E0 sin ωt माइनस kx। यहाँ पर के वाई भी हो सकता है, के जेड भी हो सकता है। इन प्रिंसिपल तो के आर होता है, आर चूँकि 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर के लिए होता है, लेकिन अभी हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 sin ωt माइनस kx। टाइम के साथ आपका E चेंज हो जाएगा। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, K is the wave vector, magnitude of the wave vector, and X is basically denoting the direction of the propagation। अगर मैं इस वेव के लिए बात करूंगा तो मुझे यहाँ पर X की जगह Y लिखना होगा। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। और अगर आपकी वेव Y डायरेक्शन में जा रही है तो इट कैन बी पॉजिटिव Y डायरेक्शन और नेगेटिव Y डायरेक्शन। अब आप इक्वेशन को देख के कैसे फैसला करेंगे इस बात का कि आपकी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में गई है, नेगेटिव डायरेक्शन में गई? तो इस बात का फैसला होगा इस साइन से। अगर बीच में निगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पॉजिटिव, और अगर बीच में पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन नेगेटिव। उल्टा होता है बिल्कुल एक दूसरे के। कुछ लोग किताबों में के वाई को पहले और ओमेगा टी को बाद में भी लिखते हैं, वो एक दूसरा नोटेशन है, कोई गलत नहीं है वो भी, लेकिन मैं इस नोटेशन को यूज करूंगा। ठीक है, तो जो स्पेस कोऑर्डिनेट हैं वो यहाँ पर आएंगे। स्पेस कोऑर्डिनेट में होते हैं x, y और z। तो आपकी वेव x में भी जा सकती है तो यहाँ kx होगा, आपकी वेव y में जा रही है तो ky होगा, आपकी वेव z डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पर kz होगा। चलिए ये बात तो फिक्स हो गई कि आपकी वेव y डायरेक्शन में जा रही है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर y आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो इसकी भी होगी, हालांकि वो रैंडमली चेंज होगी, लेकिन जिस वक्त आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस इवेंट में आप उसको देख रहे हैं, वहां तो कोई डायरेक्शन फिक्स होगी। जैसे ये इवेंट है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में है, तो आपको ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, उसके साथ यहाँ पर आपको उसका यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, k कैप। अब k चूंकि इसके लिए यूज हो गया तो मैं यूनिट वेक्टर इस तरह से नहीं लिखूंगा। अब यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हम एक नए तरीका अपनाएंगे, z कैप।
जेड कैप का मतलब वही है के कैप, यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, लेकिन जो कि के यहाँ वेव वेक्टर के लिए रिजर्व है, तो इसलिए मैं उसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन ये बता रही है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जो है वो ई नॉट हो सकता है। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये ई नॉट हो सकती है, इससे कम जो है ये सारी वैल्यूज है, लेकिन मैक्सिमम ई नॉट हो सकती है, जिसको हम इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे कभी कभी अगर न्यूमेरिकल आ जाता है। ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन है, जो कि ये कंटिन्यूसली ऑस्किलेट कर रहा है, और चार्ज ने इसको ये फ्रीक्वेंसी दी है। मैंने बताया था ना, एक्सलेरेटेड चार्ज विच कैन बी ऑस्किलेटिंग चार्ज, इसी चार्ज के ऑस्किलेशन इस फ्रीक्वेंसी के बराबर होंगे। चलिए साहब, दूसरी बात ये है, चूंकि यहाँ पर जेड कैप आ रहा है, तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, वाई में नहीं हो सकता, क्योंकि वाई में वेव जा रही है, और ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। मैंने कहीं पर इसको लिखा था, ये तीनों जो होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर k की डायरेक्शन y है तो e की डायरेक्शन z होगी या x होगी। अब आपने z मान ली है इसको। अच्छा, कभी कभी इसी इक्वेशन को कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ई जेड ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के वाई। इसका मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ ये दिखाने की बजाय कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बना देते हैं। चलिए, दो चीज़ें फिक्स हो गई, डायरेक्शन ऑफ द वेव वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक ही डायरेक्शन बचती है परपेंडिकुलर, जो इन दोनों के है वो है एक्स। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के वाई एंड इन एक्स डायरेक्शन। और कुछ लोग चाहें तो उसको यहाँ पर बी एक्स बना के इस एक्स को हटा भी सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर किया है। तो ये आपका इक्वेशंस है, और इन इक्वेशन पे सवाल आता है अक्सर 2 या 3 नंबर का। तो इस इक्वेशन को मैं यूज़ करूंगा जब मैं न्यूमेरिकल आपको पढ़ाऊंगा, तो आप ज़रा इसको बहुत गौर से देखिएगा। अब इसके बाद एक रिलेशन और है, मैं इसमें डायरेक्ट रिलेशन इसलिए लिख रहा हूँ, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डिटेल टॉपिक है वो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। तो आपको सीधे सीधे जैसे ये इक्वेशन ही कहाँ से आ गई भी ऐसे, इसका भी जवाब है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सारी बातें अभी हम आपको नहीं बता सकते। अच्छा साहब, और इसके बाद एक फॉर्मूला ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के से स्पीड ऑफ लाइट वेव। अब आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है इन एयर और इन वैक्यूम। तो आपने स्पीड ऑफ लाइट से इसको डिवाइड कर दिया। अगर आप किसी मीडियम में होते, अगर आप ये तो आपका केस हो गया, वैक्यूम का केस हो गया ये। अगर आप किसी मीडियम में हो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो E/V से डिनोट किया जाएगा, यानी कि फिर आपकी मीडियम में जाके स्पीड कम हो गई तो C नहीं रही, कुछ और होगी, तो आपने इसको डिनोट कर दिया। चलिए जी, अगर हम B नॉट E नॉट लेंगे तो यहाँ पे B नॉट E नॉट आप कर देंगे। इसके बाद इस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला आपको निकाला जाता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला पर मीटर स्क्वायर होती है शायद, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये यूनिट्स होती हैं, वो वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रख के स्क्वायर रूट ले लें तो C की जो वैल्यू आती है वो 2.997 के अराउंड, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है, विच इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप किसी मीडियम में चले गए तो वहाँ पर परमिटिविटी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट तो रहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो वैक्यूम के लिए है। तो अगर आप किसी मीडियम में चलेंगे तो स्पीड C नहीं रहेगी, V हो जाएगी, और आपका जो म्यू नॉट है, आपका जो म्यू नॉट है वो म्यू बन जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो एप्सिलॉन बन जाएगा। तो ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है स्पीड का। हाँ, अब एक बात और याद रखिएगा, जब हम सवाल करेंगे T का जो भी मल्टीप्लायर हो वो ओमेगा है। आंख बंद करके आप कोई सवाल में आ जाए, टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा हो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, और स्पेस कोऑर्डिनेट x y और z के साथ जो भी मल्टीप्लाई कर रहा होगा वो k होगा। x y और यहाँ y है तो y है। और k को मैंने बताया था कि हम वेव वेक्टर कहते हैं, जो आपका वेव वेक्टर होता है k, और इस k की वैल्यू होती है, इसको वेव नंबर भी कहा जाता है, 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव। चलिए साहब, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लीनियर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है 2 पाई न्यू, और 2 पाई अपॉन न्यू की वैल्यू होती है 1/t, तो हम इसको इस तरह से भी लिख देते हैं। तो ये सारे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। और इसके बाद मैं जो है इस वेव की एनर्जी डेंसिटी की बात करूंगा कि हाउ मच एनर्जी डेंसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंटेन, और उसके बाद हम इसकी इंटेंसिटी और प्रेशर की भी, मोमेंटम की भी बात करेंगे।